नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमने एक फॉर्मूला निकाला है। इस फॉर्मूले को आप चाहें तो अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं। यह वो फॉर्मूला है जो पॉलिटिकल साइंस की दिशा को उस दिशा में मोड़ सकता है जिसे नई दिशा कहते हैं। 4 दिशाएं फिक्स होती हैं, लेकिन नई दिशा फिक्स नहीं होती है। इसका उद्गम और समापन निश्चित नहीं होता है। नई दिशा कहीं से भी और कभी भी चलाई जा सकती है। बहुत सारे लोग नई दिशा की ओर चलते हुए वहीं पहुंचते देखे गए हैं जहां से वे नई दिशा की तरफ चले थे। अक्सर देश को नई दिशा देने के नाम पर इस तरह की दुर्दशाओं को नोट किया गया है। नई दिशा मतलब नई दुर्दशा भी हो सकती है। नई दिशा पर भी मेरी थ्योरी आएगी, लेकिन अभी हम पॉलिटिकल साइंस को नई दिशा देने वाले इस फॉर्मूले पर फोकस करना चाहते हैं। मैं इसे गंभीरता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप इसे गंभीरता से ना लें। आपके स्क्रीन पर एक तरफ टोकरी है, दूसरी तरफ आदमी का भेजा है जिसे ब्रेन कहते हैं। इस वक्त दोनों का आकार एक समान है। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि टोकरी में कौन सा मुद्दा डालने से आदमी का ब्रेन बढ़ता है और कौन सा मुद्दा डालने पर घटता है। लेकिन हमारी थ्योरी यह है कि ब्रेन का आकार घटने से आदमी की ऊर्जा कम लगती है, यानी उसकी बचत होती है। ब्रेन का आकार बढ़ने से ऊर्जा अधिक लगती है, खर्चा ज्यादा लगता है। जैसे ही आप इस टोकरी में चुनावी फंड का खेल, खारा पानी, घटिया स्कूल, घटिया कॉलेज, घटिया अस्पताल, आय में अंतर, बचत दर में कमी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को डालते हैं, आदमी का भेजा कई तरह से सोचने के लिए सक्रिय हो जाता है, तार्किक होने लगता है, उसका भेजा फैलने लगता है, यानी ऊर्जा खर्च होने लगती है। अब आप जैसे ही टोकरी में इन मुद्दों को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं और धर्म से जुड़े मुद्दे इधर उधर से डालने लगते हैं, एक धर्म से नफरत के मुद्दों को मिलाने लगते हैं, थोड़ा पाकिस्तान भी छौंक देते हैं, आदमी का भेजा कम सोचने लग जाता है, उसका आकार घटने लगता है, आदमी की ऊर्जा बचने लगती है और भेजा भी बचने लगता है। हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से आपको फायदा भी होता है। जैसे जैसे धर्म और उसके आधार पर नफरत का इस्तेमाल बढ़ता है, वैसे वैसे आदमी के दिमाग का इस्तेमाल कम होने लगता है, भेजा छोटा होने लगता है। छोटा भेजा बचत की निशानी है। मेडिकल साइंस जो भी कहे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में मेरी इस एक लाइन की थ्योरी अकाट्य है जो आज निकल कर आई है। दिमाग का कम से कम इस्तेमाल यानी ऊर्जा की अधिक से अधिक बचत, अकेले सोचने के झंझट से मुक्ति, भीड़ में बने रहने और भीड़ बनने के सुख को कभी सुख की मान्यता नहीं दी गई जो आज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। यह वो सुख है जिसे बचाए रखने के लिए हर चुनाव में धर्म का इस्तेमाल होने लगता है। सबके हंसने पर हंसना, सबके रोने पर रोना, सबके भड़कने पर भड़क जाना, सबके खदेड़ने पर खदेड़ देना। भेजे की यह दैनिक बचत इंसान को ज़ॉम्बी में बदलती है और ज़ॉम्बी इंसान हर चिंताओं से बेफिक्र जीता है। भेजे की बचत की यह थ्योरी मामूली नहीं है। सोचिए, अगर आप इसका इस्तेमाल करने लगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। तेल कंपनियों की साइट पर जाकर पुरानी तारीखों के हिसाब से कच्चे तेल और पेट्रोल के दाम का आंकड़ा निकालना होगा। फिर अपनी कमाई का हिसाब लगाना होगा कि पिछले साल के 5 महीने में आपकी कमाई किस पाताल लोक में चली गई, जब तेल के दाम आसमान छू रहे थे। अब भी जमीन पर नहीं है, लेकिन इसे महंगाई मानकर इसकी बात बंद हो गई है। बात किसकी हो रही है? पाकिस्तान की। तरह तरह से एक धर्म से नफरत की, क्योंकि इसकी बात में आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, केवल हां में हां मिलाना पड़ता है। इससे आपको यह सब सोचने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है कि 80 दिनों से अधिक हो गए, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे। पिछले साल मई से लेकर 3 नवंबर के बीच जिस तरह से बढ़े थे, उस तरह से इन दिनों दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जून 2021 में कच्चे तेल की कीमत करीब $73 प्रति बैरल थी उसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और लखनऊ में पेट्रोल की कीमत ₹93.63 लीटर थी। अगस्त में कच्चे तेल की कीमत कम हो गई, करीब $70 प्रति बैरल। तब लखनऊ में पेट्रोल ₹98.92 लीटर हो गया, यानी कच्चे तेल की कीमत घटने पर भी पेट्रोल महंगा हुआ। अगर आप अपना दिमाग बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें ना लगाएं कि जब अक्टूबर में 2021 के अक्टूबर में करीब $83 प्रति बैरल था कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में,
तब लखनऊ में पेट्रोल मिला 102 रुपए 15 पैसे लीटर, और जब जनवरी 2022 में करीब $84 प्रति बैरल हुआ, यानी अक्टूबर से भी ज्यादा हो गया, तो लखनऊ में पेट्रोल 7 रुपया लीटर सस्ता हो गया। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं, लेकिन जब पेट्रोलियम मंत्री थे तब उन्होंने दाम बढ़ने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण भी बताए थे। ये सबके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तेल के भाव में उछाल आई है। हम भी चिंतित हैं उसको कैसे ग्राहकों को थोड़ा निजात दे, राहत दे, लेकिन ये मूलतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उछाल के कारण। दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $10 प्रति बैरल बढ़ी है, लेकिन भारत में पेट्रोल के दाम में चवन्नी की वृद्धि नहीं हो रही। यह कैसे हुआ? जबकि पिछले साल जून से अगस्त के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में $3 की कमी आई, लेकिन पेट्रोल 5 रुपया महंगा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि लोग सवाल पूछने के बजाय धर्म की राजनीति के नशे में चूर थे। इसकी चपेट में जो भी आता है उसका भेजा छोटा हो जाता है। सोचने से दिमाग की बचत को वो पैसे की बचत से ज्यादा महत्व देता है। ये और बात है कि 95 रुपया लीटर पेट्रोल अब भी उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। क्या रेट लिया? 96 रुपये कुछ पैसे है। तो 96 रुपये में लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दिक्कत तो है, लेकिन लेना मजबूरी भी है। बाइक नहीं चलाएंगे, अगर नहीं लेंगे तो बाइक नहीं चलेगी, पानी से तो चलेगी नहीं, अब मजबूरी तो है ही है। 96 के रेट लिया है तो 96 रुपये ले रहे हैं, दिक्कत तो कोई नहीं है? दिक्कत पूरी है। पहले 70-65 लिया करते थे, आज 96 ले रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है, दिक्कत तो पूरी है ही। अच्छा, कुछ दिन से सरकार ने जो पेट्रोल के रेट है उससे छेड़छाड़ नहीं की है, तो क्या वजह मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पेट्रोल के रेटों से छेड़छाड़ करी गई है। कई बार घटाए गए, बढ़ाए गए, और फिर घटने के बाद में जो है फिर बढ़ जाएंगे। जब मार्केट में पेट्रोल हम लोगों को 112 रुपये लीटर मिल रहा था, अभी फिलहाल कच्चे तेल की कीमत 84 रुपये है, और उसके बावजूद हमें 96 रुपये मिल रहा है। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी बने, और यही हमारी अपील है कि पेट्रोल पे प्लीज कृपया करके पैसे ना बढ़ाए जाएं। 4 नवंबर को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया गया, तब से दाम नहीं बढ़े, लेकिन जिस स्तर पर आज दाम है, क्या वो कहीं से भी सस्ता है? स्थानीय चुनावों में कितनी शक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्ति कमजोर पड़ गई। लोग बात नहीं कर रहे हैं, शायद दर्द का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे ही दर्द महसूस होता है धर्म का मुद्दा आ जाता है, भेजा छोटा हो जाता है। बहुत हुआ, हिंदू मुस्लिम होगा सिर्फ युवा। अब रोजगार की बात करो, सिर्फ रोजगार की। हिंदू मुस्लिम बंद करो। यह वीडियो सोमवार का है, पटना रेलवे स्टेशन का। ये नौजवान इसलिए यहां इस तादाद में जमा हो गए क्योंकि इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर परलोक की चिंता छोड़ नौकरी के नाम पर इस लोक के दुखों के बारे में सोचने लगे। इस क्रम में इनका भेजा बड़ा होता गया, ऊर्जा की खपत बढ़ने लगी, जिसे शांत करने का एक तरीका यह भी था कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें, और इसे शांत करने का एक तरीका यह भी था जो पुलिस यहां करती दिख रही है। ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मगर इन्हें पता है कि धर्म के नाम पर नफरत वाली मीम फॉरवर्ड करते वक्त इनका सीना कैसे चौड़ा हो जाता है। ये चाहते हैं कि मीडिया इस वीडियो को दिखाए, लेकिन आप यहां दिख रहे एक एक जवान से पूछिए कि जब ये मीडिया देखते हैं तो क्या देखते हैं? नफरती बहस देखते हैं या रोजगार की खबरें भी पढ़ते हैं? और क्या कभी मीडिया में इन्होंने रोजगार पर डिबेट देखा है या पाकिस्तान पर ही डिबेट होते देखा है? हम लोग के देखिए सर, जो एनटीपीसी में हम लोग से धांधली हुआ है, हम लोग को जब तक रेलवे चेयरमैन जब तक ने हम लोगों को सुधार करता है, जब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का 70 नंबर रहते हुए भी रिजल्ट नहीं हुआ, 78 नंबर रहते हुए रिजल्ट नहीं दिया। एनटीपीसी में बताइए कौन सा नियम रेलवे बोर्ड लाया है? बताइए, हम इस रेलवे बोर्ड से पूछना चाहते हैं। बात आती है चुनाव कराने की, या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं।
क्यों? क्योंकि वो उनका अपना काम है, तो अपना काम में कोई देरी नहीं चाहता है। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था, अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। ये गलती कहाँ से हो रहा है? देखिए, क्वेश्चन पेपर जो सेट किए थे ना, क्वेश्चन में ही गलती था। 5 क्वेश्चन मतलब 95 क्वेश्चन था, तो जो 5 क्वेश्चन गवर्नमेंट ने गलती किया, सरकार जा रहा है, उसमें जो 5 क्वेश्चन गलती किया, उसमें मेरा क्या गलती है? उसमें गवर्नमेंट को नंबर देना चाहिए, लेकिन नंबर नहीं दिया गवर्नमेंट। मात्र 2.5 नंबर बढ़ाया है, मात्र 2.5 नंबर। इतना बच्चा आप देख रहे हैं ना, क्या हम लोग का भविष्य नहीं है? हम लोग 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 19 में फॉर्म डालते हैं, 20 गया, 21 गया, 22 में आकर के बोला 2 एग्जाम लेंगे। क्या हम लोग आदमी नहीं है क्या? हम लोग वोट नहीं देते हैं? हमारे माँ बाप वोट नहीं देते हैं क्या? हम लोग का भविष्य एनटीपीसी में 72 नंबर है, नौकरी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, 72 नंबर है, कितना नंबर लाया जाए? बेरोजगारी विस्फोटक हो गई है। इसे फटने से धर्म का मुद्दा ही बचा सकता है, क्योंकि उसी में इन नौजवानों को भटकाने की ताकत है। सांप्रदायिक होने के सुख के सामने बेरोजगार होने का दुख कुछ भी नहीं है, लिखकर पर्स में रख लीजिए। इसलिए हर चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा फुस हो जाता है। नेता जानते हैं, तभी तो पाकिस्तान से लेकर धर्म का मुद्दा आते ही उनके तेवर बदल जाते हैं, वे गदगद नजर आने लगते हैं। इन नौजवानों ने मेरा काम बढ़ा दिया है, लेकिन और मैं अब आपका काम बढ़ाने जा रहा हूं। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय जब नौकरी का मुद्दा जोर पकड़ा, तब जाकर 23 फरवरी 2019 को रेलवे ने ग्रुप डी के लिए 1 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला। इस परीक्षा के लिए 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरे। 2 साल तक परीक्षा नहीं हुई। फरवरी 2021 में राज्यसभा में तब के रेल मंत्री पीयूष गोयल जवाब देते हैं कि इसके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी नियुक्त की गई। 2 साल बीत जाने के बाद तक वे एजेंसी नियुक्त करने की बात कर रहे थे। पीयूष गोयल के इस बयान के करीब 1 और साल बाद रेलवे ने इस साल 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब इसकी परीक्षा 15 और 7 मार्च को होगी, लेकिन 2 चरणों में। पटना में रेलवे की परीक्षा के ये उम्मीदवार देरी के कारण के अलावा इस बात से भी भड़क गए, उन्हें लगा कि 2 चरणों के नाम पर परीक्षा को फिर से लटकाने की कोशिश हो रही है। 3 साल इंतजार करवाने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आपका CBT 2 भी होगा। बताओ ये कौन सी मानसिकता है? हम 3-3 साल इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। 3-3 साल वैकेंसी होने के बाद हमें ये बताई जा रही है कि आपका CBT 2 होगा, तो और वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले। हमने इसमें क्या नहीं देखा, हमने इस वैकेंसी के लिए क्या नहीं करा। परिवार के ताने सुने, 10-10 बार ट्विटर कैंपेनिंग करी है, और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि भाई आपका CBT 2 होगा, बस और कुछ नहीं है। ये वैकेंसी 2024 तक ले जाने का एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। माननीय रेल मंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो रेलवे ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों के चलते CBT 2 का आयोजन कर दिया 10th लेवल ग्रुप डी के एग्जाम में, वो हमारी समझ से परे है। आखिर क्यों लेवल 1 के एग्जाम में CBT 2 का आयोजन रखा गया है? इससे सिर्फ कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ विद्यार्थियों का समय बर्बाद होगा। आखिर 3 साल हो चुके हैं, वैकेंसी निकले, उसके 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। आखिर रेलवे मंत्रालय क्यों चाहता है कि 2 साल और बर्बाद हो? 19 से तैयारी कर रहे रेलवे की, 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं, और 2 साल और करे यदि CBT 2 हुआ तो पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगी। वर्कसव यूनिवर्सिटी पर जब आप NRI अंकिलों और रिटायर्ड अंकिलों से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, ये नकारे नौजवान हैं। जबकि हम यहां पर बात कर रहे हैं सरकार ने जितना कहा है अब तक उतनी नौकरी क्यों नहीं दी है। कोरोना के समय ही इस देश में अनेक परीक्षाएं हुई हैं और पूरी हुई हैं। फॉर्म भरकर ये नौजवान 3 साल से घर बैठे हैं। ग्रुप डी और NTPC की परीक्षा को लेकर बिहार में पटना के अलावा कई शहरों में भी प्रदर्शन हुए हैं। यह बक्सर का वीडियो है, जहां बड़ी संख्या में नौजवानों ने रेलवे लाइन पर जाम लगा दिया। नालंदा से भी इसी तरह की खबर है। यह वीडियो प्रयागराज का है, जहां बड़ी संख्या में रेलवे की परीक्षा देने वालों ने प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में यूपी से भी लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं। क्या यूपी चुनाव के कारण 15 और 17 मार्च का डेट निकला है? 2019 में लोकसभा चुनाव था तो फॉर्म भरने का डेट आया। 2021 में चुनाव है तो परीक्षा का डेट निकला है। क्या सरकार तारीखों के जरिए इन नौजवानों से मजाक कर रही है?
बिल्कुल सीधी सी दो मांगे हैं केंद्र सरकार से, जिसके लिए हमने रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि एनटीपीसी के सीबीटी 1 के परिणाम में 20 गुना रोल नंबर्स नहीं 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए और उनको सीबीटी 2 में बैठने का अवसर मिले, और ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 को इंट्रोड्यूस करके भर्ती प्रक्रिया को और लंबा ना किया जाए। इन मांगों पर तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन ले। बेरोजगार युवा आपसे नौकरी के अवसर मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी, धमकियां नहीं मांग रहे हैं। इन प्रश्नों के बारे में बात करना, दिमाग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम फिर से यह एनिमेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह जनता के मुद्दों पर विचार करने से, बहस करने से ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है और भेजे का आकार बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा भेजा बढ़ेगा, उतनी अधिक ऊर्जा लगेगी, उतनी अधिक परेशानी होगी और नींद कम आएगी। ध्यान रहे, आपकी ऊर्जा सीमित है, ज्यादा खर्च करेंगे तो सूख के लकड़ी हो जाएंगे। इसकी जगह जितना ज्यादा राजनीति में धर्म के बारे में सोचेंगे, धर्म के नाम पर नफरत करेंगे, आपके दिमाग का इस्तेमाल कम होगा, भेजे का आकार छोटा होगा और ऊर्जा की खूब बचत होगी। आप फूल के थुलथुल हो जाएंगे। कोरोना से दूसरी बार नेगेटिव होते ही मेरे अंदर यह पॉजिटिव बदलाव आया है, तभी यह थ्योरी निकलकर आई है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक वादे या दावे का पता करने में कितनी मेहनत लग जाती है। सुबह से टाइप किए जा रहा हूं, जबकि आज भी कई नेताओं ने ऊट पटांग बयान दिए हैं, कई नेता खदेड़े गए हैं, कुछ दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इन सब पर प्रोग्राम करने में 5 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं, और 5 रुपया भी नहीं, और लाखों लोग देखने भी आ जाते हैं, क्योंकि दर्शक को सनसनी चाहिए। गनीमत है कि प्राइम टाइम के दर्शक इस भीड़ से अलग हैं, लेकिन जिस तरह के वीडियो देखने और फॉरवर्ड करने का जो माहौल है, उससे आप खुद को कितना बचा लेंगे। 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन है, कम से कम इस दिन जो कहा जाए उस पर कायम रहना चाहिए। तो 23 जनवरी 2019 को तब के रेल मंत्री पीयूष गोयल के दफ्तर से कुछ ट्वीट हुए, पहले उसे देखते हैं। पीयूष गोयल लिखते हैं कि पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था। अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रेलवे देने जा रहा है। तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है। 2019 में तब के रेल मंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। क्या रेलवे ने इतनी नौकरियां दे दी? 3 साल बीत गए। वैसे तो गोयल साहब का एक और मशहूर बयान है कि 1 साल के भीतर रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां पैदा हो सकती। खूब हेडलाइन छपी। 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा सांसद ई करीम के एक सवाल से कई बातें निकल कर आई। पैटर्न का पता चलता है कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां बढ़ने लगी हैं। उस समय भी जवाब पीयूष गोयल ने दिया था। 2015-16 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट पर 1930 लोगों को नियुक्त किया। 2019-20 में 12,622 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए। संख्या कितनी बढ़ गई? 2015-16 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने 27,995 नियुक्ति की। 2018-19 में 1727 ही हुई। इस जवाब के नीचे एक संख्या 2019-20 के आगे लिखी है। बताया गया है कि 1,31,429 लोगों को नियुक्त किया गया है, लेकिन यह प्रोविजनल फिगर है। इससे यह साफ नहीं होता कि इतनी नियुक्ति हो गई है या होने वाली है। क्या जो परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है उसका भी आंकड़ा इसमें जोड़ दिया गया है प्रोविजनल बताकर? अब आते हैं एनटीपीसी की परीक्षा पर। यह भी रेलवे की एक परीक्षा है। इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2019 को निकाला गया, जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा था। 1.25 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। आज तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ना ही नियुक्ति पत्र मिला है। मार्च अप्रैल 2019 में फॉर्म भरकर परीक्षा का इंतजार करते करते जब सितंबर 2020 आ गया, तब इस परीक्षा के उम्मीदवार थाली बजाने लगे।
इनके आंदोलन के कारण रेलवे बोर्ड ने कहा दिसंबर 2020 में परीक्षा होगी। 35,277 पदों के लिए परीक्षा की एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसका रिजल्ट निकला। अब उम्मीदवारों का दावा है कि जो रिजल्ट निकला है वो भर्ती की संख्या से 20 गुना ज्यादा होना चाहिए। रेलवे बोर्ड का कहना है और अखबारों में छपा है कि 20 गुना ही है। उम्मीदवार कहते हैं कि एक ही छात्र का नाम 2-2 पदों के लिए है, इससे बाकी उम्मीदवार पीछे रह गए हैं। इस तरह की तकनीकी समस्याएं हैं जिसके बारे में आपका एंकर बहुत स्पष्ट नहीं है, ना योग्यता रखता है। रेलवे बोर्ड को ही साफ करना चाहिए, लेकिन देरी होने से छात्रों की आशंकाएं बढ़ रही हैं कि कहीं इस परीक्षा को लटकाने के लिए विवाद तो पैदा नहीं किए जा रहे। इन्होंने कहा था कि 20 गुना लड़के हम बुलाएंगे CBT 2 के लिए CBT 1 से, और इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन कुछ भी बताया नहीं था नोटिफिकेशन में कि हम एक ही लड़कों को अलग अलग लेवल में सेलेक्ट कर लेंगे। एक ही लड़के एक लेवल से ज़्यादा में सेलेक्ट हो सकता है। इनका क्लैरिफिकेशन इनको नोटिफिकेशन में देना चाहिए था, जो इन्होंने दिया नहीं। 71 पन्ने के नोटिफिकेशन में 7 लाइन भी काम का नहीं है। रेलवे ने क्या किया है कि अगर उनके पास NTPC में जो 35,000 पद हैं, अगर वो 5 या 6 विभागों में हैं अगर 35,000, तो उन्होंने क्या किया कि हर विभाग के 20 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। तो ऐसा आप समझ लो कि कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके बहुत ज्यादा नंबर हैं, तो वो क्या है हर पद की लिस्ट में सेलेक्ट हो गया है, जिससे जो यूनिक बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कम होके 3 लाख हैं। लेकिन वाकई में अगर आप देखोगे हर लिस्ट में टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए तो उसका टोटल करने पे आपको 7 लाख जरूर मिलेगा। तो बच्चों का सीधा सा ये कहना है कि यार ये 7 लाख यूनिक बच्चे होने चाहिए 20 गुना, ना कि एक ही रोल नंबर आपकी 4 लिस्ट में अगर आया हुआ है तो उसको आप 4 बार काउंट करेंगे। मूल बात यह है कि जनवरी 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी और NTPC के करीब 1.5 लाख पदों की भर्ती निकाली, तो वो भर्ती आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? अब आते हैं फीस के सवाल पर। रेलवे ने कहा कि जनरल उम्मीदवारों से 500 रुपए की फीस ली गई है उस वक्त, उसमें से 400 रुपए लौटा देंगे। क्या सभी के पैसे लौटाए गए? तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने राज्यसभा में इसे लेकर एक सवाल किया है। इसका भी जवाब रेल मंत्री रहते हुए पीयूष गोयल ने 18 सितंबर 2020 को दिया है। अब तो रेल मंत्री बदल गए हैं, लेकिन उस समय गोयल साहब ही थे। शांतनु सेन ने 2018 की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल किया कि कितने छात्रों ने अप्लाई किया और कितनों का पैसा वापस किया गया है। इस जवाब में बताया गया है कि रेलवे कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से कुल 266 करोड़ जमा हुए, जबकि इसमें से केवल 132 करोड़ वापस किए गए हैं। कारण बताया गया है कि उम्मीदवारों ने बैंक और फोन के डिटेल सही नहीं दिए हैं। हम नहीं जानते कि रेलवे के पास इस तरह का कितना पैसा बचा है। क्या NTPC की भर्ती के समय उम्मीदवारों से लिए गए पैसे सभी को वापस कर दिए गए? आइए अब फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक 2018 और 2019 का साल था। लोकसभा चुनावों के कारण हेडलाइनों से सपनों का धुआं निकल रहा था। नौजवानों को गहरी नींद में सुलाने के लिए सपनों की जरूरत थी। दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहान से लेकर नौकरियों की अलग अलग संख्या से सजी धजी हरी भरी हेडलाइनों से युवाओं को एक ड्रीम सीक्वेंस दिया गया। ड्रीम सीक्वेंस, भर्ती निकली है, रिजल्ट आ गया है, नौकरी मिल गई है, मम्मी पापा मिठाई बांट रहे हैं, बरतुहार दौड़ लगा रहे हैं। दिन में रात की रानी की तरह छप कर आए इन नंबरों के सामने युवाओं को होश ही नहीं रहा कि ये वादे 2 नंबरी भी हो सकते हैं। 3 साल इंतजार में निकल गए। बलबीर सिंह रंग की एक शानदार कविता है, जमाना आ गया रुसवाइयों तक तुम नहीं आए, जवानी आ गई तन्हाइयों तक तुम नहीं आए, किसी को देखते ही आपका आभास होता है, निगाहें आ गई परछाइयों तक तुम नहीं आए, समापन हो गया नभ में सितारों की सभाओं का, उदासी आ गई अंगड़ाइयों तक तुम नहीं आए। कितने शानदार कवि रहे होंगे बलबीर सिंह रंग। 2 साल भर्ती के आने के इंतजार में, 3 साल परीक्षा होने के इंतजार में। देश के नौजवानों की कहानी खत्म हो चुकी है। इनके पास 20 साल बाद याद करने लायक अगर कुछ बचेगा तो केवल नफरत की राजनीति से इनका सीना चौड़ा होगा। इसी के किस्से इन्हें आगे चलकर खंडहर होते सपनों में इन्हें बचा कर रखेंगे, जहां ये नौकरी नौकरी पुकार रहे होंगे और जुबान से नफरत नफरत निकल रही होगी। आज मतदान दिवस है। वोट देने की जागरूकता केवल बटन दबाने की तत्परता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। क्यों और किसे दे रहे हैं इस पर मेहनत कीजिए। दिक्कत है अगर युवा जागरूक हो जाएं तो उन्हें सवाल पूछने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। उन सवालों का जवाब भी नहीं मिलेगा।
तो और सवाल पूछेंगे, फिर उनकी ऊर्जा खर्च होने लगेगी और भेजा बड़ा होने लगेगा, भेजा शोर करने लगेगा। मेरी आज की यह थ्योरी यही है कि धर्म की नफरती राजनीति ने देश को बेरोजगारी के संकट से बचाया है, वरना ये नौजवान जागकर रोजगार मांग रहे होते। आप भारत के नौजवानों को मत जगाइए, वे जाग तो जाएंगे लेकिन बेरोजगारी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कई साल से कई राज्यों में परीक्षा के लिए लड़कर इस देश के नौजवान एक ईमानदार परीक्षा व्यवस्था कहीं हासिल नहीं कर सके। यह उनकी शक्ति है और यह उनकी उपलब्धि है। आप उनकी इन उपलब्धियों से ईर्ष्या मत कीजिए। ब्रेक ले लीजिए। कोरोना के नाम पर स्कूली शिक्षा को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, उसका हिसाब ना तो लिया जाएगा न दिया जाएगा। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट बता रही है कि बच्चों की पढ़ाई की किताबें गोदामों में धूल खाती रह गईं और उनकी परीक्षा भी हो गई। पढ़ के बता सकते हो क्या लिखा है? नहीं पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ सकते हो उसमें से? आपने बहुत सारे इसमें आंसर्स लिखे हैं। नहीं आते पढ़ते। पा। हाँ। ना। ना। ठीक है। उत्तर पुस्तिकाएं आपको मिली थी, आपने कहाँ से ये पढ़ाई किया था और किस तरह से आपने इस उत्तर पुस्तिकाएं भरी है? ये हमने मोबाइल में से। अगर है ना किताबें जल्दी मिल जाती तो है ना पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती। को वर्कशीट दी है कुछ पर भरने के लिए? हाँ। क्या बोला इसमें? बोला है कि ना इस पेपर को भरना है। रशीदिया कॉन्सेप्ट स्कूल बरखेड़ी में 5वीं के छात्र अतुल प्रतिभा पर्व की तैयारी में जुटे हैं। प्रतिभा पर्व का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता की सही जानकारी लेना है। परेशान हैं, किताबें देरी से मिली। वैसे स्कूल कहता है ऐसे 1-2 बच्चे ही हैं। 1-2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि कोविड के दौरान स्कूल नहीं आए या पेरेंट्स की बिना सहमति के वो नहीं बुला पाए। उन बच्चों को छोड़ के बाकी लगभग सभी बच्चों को समय पर किताबें दी गई हैं। तो प्रतिभा पर्व की तैयारी में बच्चे डूबे हैं, लेकिन कितने तैयार हुए ये जानने भोपाल से हम आगर मालवा भी पहुंचे। एनडीटीवी की टीम ने जब जानकारी ली तो पता लगा कि भोपाल से निकली रंग बिरंगे पुस्तकें बच्चों की पहुंच से दूर सरकारी दफ्तरों में जमा पड़ी हैं। जिन किताबों से बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के दावे हो रहे हैं, उन्हीं किताबों के ढेर में तालीम के फलसफे दबे नजर आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों ने किस स्तर पर अध्ययन किया होगा, ये जानने हम जिला मुख्यालय पर शासकीय स्कूल पहुंचे। 6ठी में पढ़ने वाले अल्ताफ ने सारे जवाब तो कॉपी में लिखे हैं, लेकिन सुनिए पढ़ा कैसे और लिखा कैसे। पढ़ के बता सकते हो क्या लिखा है? नहीं पढ़ते। तो आपको किसी ने घर पे मदद की थी? हाँ। किसने? हमारी बहन ने। लिखने में और उत्तर बताने में? हमारी बहन ने बताया। कितना आता है आपको बगैर देखे? आता है कुछ जानकारी? देखे नहीं आता है। इससे संबंधित जो वीडियो थे हमारे पास में, उनके माध्यम से हमने थोड़ी जानकारियां बच्चों को दी। बाकी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हम पुस्तकों के माध्यम से शिक्षण नहीं कराने में असमर्थ थे। 22 जनवरी को हमको शनिवार को प्राप्त हुई किताबें। आज से हमारे यहाँ ये हर स्कूल में चली जाएंगी। यहाँ तो किताबें नहीं पहुँची, लेकिन आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले के सेनगुड़ा गांव में तो स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं पहुँची। जो है वो खंडहर बन चुकी है। 52 बच्चे हैं। गांव वाले जब सबसे गुहार लगाकर हार गए तो 70 महिलाओं ने एकजुट होकर 2 दिनों में लकड़ी, बांस और घास फूस के सहारे झोपड़ी बना दी। 1 जनवरी से स्कूल का संचालन झोपड़ी में ही किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत इस बात से भी समझी जा सकती है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 10 साल में 1ली से 8वीं तक के 40,13,000 बच्चे कम हो गए, जबकि इसी दौरान 65 लाख बच्चों को 1100 करोड़ रुपए की ड्रेस, किताबें और मिड डे मील बांट दिया गया। ये और बात है कि अफसरों ने खुद स्वीकारा है कि माध्यमिक स्कूलों में औसतन बच्चों की उपस्थिति 20 से 25% ही रहती है। असर की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 1ली से 12वीं तक के 91,10,000 छात्रों पर औसतन सालाना 47,000 रुपए खर्चे गए। राज्य के 99,411 सरकारी स्कूलों में 43% में बिजली नहीं है। 5% में छात्राओं के लिए अभी भी शौचालय नहीं है। ये हालात तब हैं जब इन पर 100 करोड़ रुपए सालाना खर्च का दावा है।
मध्य प्रदेश में इस शैक्षणिक सत्र में सरकारी और निजी स्कूल मिलाकर कुल 1,40,00,000 बच्चों ने दाखिला लिया है, लेकिन देश में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत में मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लगभग 21,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। ऐसे में हैरत नहीं होती ये सुनकर कि परीक्षा हो गई या परीक्षा होने वाली है और उसके बाद सरकारी किताबें बच्चों के हाथ में पहुंच रही हैं। आगरमालवा से जफर मुल्तानी, डिंडोरी से डेविड सोया और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।